अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? बिल्कुल खुशी की तो खबरें आ ही रही हैं और कल से जो पूरे मुल्क में खुशी का समा है, जगह जगह तराने बज रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और क्यों ना लगे, पाकिस्तान ने काम ही ऐसा किया है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, उसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान में हर सलाहियत, हर कुव्वत मौजूद है, चाहे वो मिलिटरी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के ज़रिए हो, चाहे वो लीडरशिप के ऊपर हो। और आपको पता है कि मगरबी बॉर्डर से जो है चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। उनके जर्नलिस्ट जो है बिनक बिनक कर स्टूडियो में लोट पोट हो रहे हैं और जो वीडियो सामने आई है, से ये लगता है कितना नेगेटिव प्रोपोगेंडा वो हमारे अगेंस्ट करते रहे हैं कितने सालों में। और उसके साथ साथ जिस तरीके से वो अब बातें कर रहे हैं, उन बातों को हम सुन सुन को हैरान हो जाते हैं कि किसी के अंदर इतनी नफरत है और बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि आपने देखा है कि भारत कितना इर्रेलेवेंट रहा है, भारत कैसे जो है मक्खी की तरीके से जो है भारत को निकाल के बाहर मारा है। क्योंकि भारतीय जितनी भी लीडरशिप है उसमें नफरत के अलावा कुछ नहीं हमें नजर आती है। और हम देख सकते हैं कि जो उनके सेल्फ एक्लेम्ड एक्सपर्ट्स बने हुए थे, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है प्रोपेगेंडा करते थे, और अब उनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की है और पाकिस्तान ने जो स्टेबिलिटी और स्टेबलाइजर का किरदार अदा किया है, वो अयां हो गया है। और हमेशा से ही भारत को जो है, अगर हम बात करें उनके एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने जॉट डाउन की, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फॉर्मर इंडियन रॉ चीफ विक्रम सूद की जो स्टेटमेंट आई है, हमने देखा सोशल मीडिया पे चल रही है, और उन्हें कहा है कि हमेशा से ही भारत को जो है सिक्योरिटी का प्रोवाइडर का हमेशा से ही रहा है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इस पूरे खित्ते में। मगर पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइडर जो है वो बनकर सामने आया है। और स्टेबिलिटी प्रोवाइडर ऐसा नहीं, पूरे खित्ते में हर मुल्क की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। और आपने कल देखा ही है जिस तरीके से सीज फायर की जो खबरें सामने आई हैं, और 2 हफ्ते का जो सीज फायर ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ है, मगर इसके साथ भी खिलाफ वर्जी भी हुई है। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की है। लेबनान में कहते हैं ना कि 10 मिनट में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं, और वहाँ जो है कहते हैं ना कि खून रेजी का माहौल था। तो ये भी खिलाफ वर्जी हुई। उसके साथ साथ जो है मगरबी ईरान में भी कुछ धमाके भी सुने गए हैं। तो अभी देखना यह है कि 10 अप्रैल को, जो मतलब कि कल ओवर द वीकेंड जो है जेडी वेंस की नेगोशिएशन टीम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भेजी है इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद इज लाइक नाउ अ हाइप एंड टॉक ऑफ द टाउन, एंड टॉक ऑफ द टाउन, नॉट ओनली अ टॉक ऑफ टाउन बट टॉक ऑफ द वर्ल्ड। और सबकी ज़बानों में इस्लामाबाद का नाम है। तो इस मुआहदे के अंदर जो 15 नुक्ती या 10 नकात का जो मुआहदा है, इसके ऊपर कहाँ कहाँ जो ये मुआहदा तय पाएगा। और मगर ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आ रही हैं वो बिल्कुल अटल हैं अपनी नकात के ऊपर। वो कहते हैं अगर हमारी ये शर्तें मंजूर की गई तब भी हम इस मुआहदे पर साइन करेंगे, वरना जंग जो है वो जारी रहेगी। और अगर हम मजीद इसके ऊपर बात करें तो ये भी कहा गया है कि नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि अभी तक सीज फायर जो है उन्होंने इस चीज़ को कबूल नहीं किया, और अभी भी उनके जो कहते हैं ना कि ईगो की जंग, दिलो दिमाग में जो एक जंगी जुनून है वो अभी कायम दायम है। तो देखना यह है कि जो जंग जो 2 हफ्ते के लिए रुकी है, ये किस करवट बैठती है, क्या होगा इधर, क्या मुआहदा तय पाएगा। इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है फिलहाल मुमकिन तौर पर खोल दिया गया है, जिसके ऊपर पूरी आलमी मंडी का इन्हिसार था। वर्ल्ड इकॉनमी के ऊपर बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। मगर कंट्रोल के अगर ऊपर बात करें तो ओमान और ईरान ने जिसका कंट्रोल फिलहाल कहा गया है कि हम एक मुआहदे के तहत इसका कंट्रोल संभालेंगे और टैरिफ जो है वो पे करना पड़ेगा। व्यूज़, तो ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी पूरी सिचुएशन, तो मैंने आपके सामने जो है वो रूल आउट की भी है। तो सिचुएशन जो है वो तो आपके सामने ही है, मगर जो एक इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा जो भारत है वो एक जंगी जुनून के ऊपर सवार है। और ये भी कहा जा रहा है और देखने में आया है कुछ जंगी मशकें भी हो रही हैं वहाँ। तो जहाँ पाकिस्तान जो है वो पीस टॉक के अंदर जो है कहते हैं ना कि शाना बिशाना है, पीस टॉक के ऊपर प्रेवलेंट है, वहाँ भारत की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि वो तैयार हैं जंग के लिए। तो भारतीयों, आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि ये कोई और मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है। अपने दिफा का खूब इस्तेमाल करेगा और अपना दिफा करना जानता है।
और इसके साथ साथ जो व्यूअर्स मज़ीद अगर हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। एक और मैं जर्नलिज्म के हवाले से बात करूंगी क्योंकि कल मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्टडी भी की हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे जो एक गहमा गहमी पड़ी हुई थी। और आपको पता है क्योंकि फॉर्मर जर्नलिस्ट ने जो कहा है कि जियो पॉलिटिकल हैज़ शिफ्टेड द चेस बोर्ड। तो जियो पॉलिटिकल जो एक था ना कि एक इम्पॉर्टेंस थी इस खित्ते में, जियो पॉलिटिकल एक सिचुएशन थी, वो एकदम से शिफ्ट हो गया हुआ है। तो पाकिस्तान पे जो है वो नज़रें मरकूज़ हैं और अगर कहीं ना कहीं दिफाई तालीमात या दिफा का कहते हैं ना कि आपको इक्विप करना पड़ रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। इवन लेबनान ने भी पाकिस्तान की हेल्प जो है सीक आउट की है कि पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ मुआहदा करके जो है जिस तरीके से जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसको जो है वो ख़त्म करवा सके, क्योंकि ये जो स्ट्राइक्स हैं ये सिर्फ एक मुल्क के ऊपर नहीं है, ये पूरे खित्ते में, और ये नुकसान पूरे खित्ते का है। और इसके साथ साथ अब देखना ये है जो नकात के ऊपर जो है अमल दरामद कैसे होगा, क्या नेगोशिएशंस होंगी, मगर पाकिस्तान का नाम जो है वो हिस्टोरिकल चैप्टर्स में आ चुका है एज अ स्टेबलाइज़र, एज अ पीस मेकर, एज द कंट्री who could have a good diplomacy, who could have a backed corridor diplomacy। और हम चाहते हैं कि आज हम इस पे बात भी करें और डिफरेंट एनालिसिस लें। जिस तरह भारतीयों ने जो है अपने सेल्फ एक्लेम्ड एंकर्स के साथ जो सर्कस का माहौल बनाया हुआ था अपने स्टूडियोज़ में, हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वर्जन भी लें कि वाई इट्स हैपनिंग, क्यों हो रहा है, क्या जेलसी जो है फैक्टर्स उनके अंदर अभी भी पाए जा रहे हैं या उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिकॉज दे वर नॉट एनीवेयर। ना वो टेबल पे हैं, ना वो टॉक में है, ना वो मीडिएशन में है, वो कहीं भी नहीं है इस वक्त। तो व्यूअर्स हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अपना प्रोग्राम का स्टार्ट भी इस लिहाज से किया है कि मशरकी बॉर्डर के साथ जो चीखें हमें सुनाई दे रही हैं, और वो चीखें जो हैं इतनी ज़्यादा हैं कि अभी मैं अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो देख रही थी। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान एक पिजन है और पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहा है, मगर अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तान एक मीडिएटर है, एक स्टेबलाइज़र है, एक पोजीशन रखता है और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है जो कि आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। चीखें जो हैं आप मार रहे हैं, सुनाई उसको दूर दूर तक दे रही हैं, मगर बात यह है कि यू गाइज आर इररेलेवेंट, not on the table, not in everywhere. So besides that, accept the fact that Pakistan is everywhere. तो हम इस पे बात करेंगे, इंडियन प्रोपेगेंडा के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट आबिद लतीफ़ संधू साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आबिद साहब, आपने देखा है कल से जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो चीखें वो मार रहे हैं, कभी वो सर्कस का माहौल दे रहे हैं अपने स्टूडियोज में, कभी उनके जो जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो बने हुए हैं सेल्फ एक्लेम्ड, वो लोटपोट हो जाते हैं और उस पर कहते हैं कि हाय हाय हमारे साथ क्या हुआ। जी मैंने तो जी जब स्टैंड अप कॉमेडी देखनी हो तो मैं इंडियन चैनल लगाता हूँ, वरना मैं यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे क्या आ रहा होगा। डेफिनेटली आपने सही कहा कि ये जो उनकी हालत है वो देखिए बेसिकली बात ये है, सिंपल सी बात है जी, कि जब आप किसी के दिल में, इवन आप नॉर्मल लाइफ में देखिए, आप किसी के लिए आपको बहुत गुस्सा हो, बहुत नफरत हो, खुदा न खास्ता कीना पैदा हो जाए, कदूरत पैदा हो जाए जो अनफाउंडेड हो, तो फिर आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। फिर शायद कोई आपको आपका अजीज रिश्तेदार दोस्त समझाए कि ये योर थॉट्स आर अनफाउंडेड, तो फिर आपको शायद समझ आ जाए। लेकिन क्योंकि अब यही एग्जैक्टली दिस हैज हैपेंड एग्जैक्टली टू द इंडियंस, क्योंकि जो 2014 के बाद से जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो मोदी साहब आए हैं, तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी सोसाइटी को वो एक्सट्रीम राइट पे ले गए और ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की उन्होंने। अपनी एक नई कथा लिखी, अपनी एक नई स्टोरी लिखी। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आपकी कुछ दिन आपसे भी बात हो रही थी कि हर कौम की एक कहानी होती है, हर कौम की एक स्टोरी होती है जिससे वो इंस्पिरेशन हासिल करती है। ये नैरेटिव तो अभी 21st सेंचुरी की टर्म है ना जी। ये कहानियां जो कौम की होती हैं ये तो सदियों से लिखी जा रही हैं। आप ईरान को देखें, ईरान में इतनी रेजिलियंस क्यों है, उसकी वजह उसकी नेशनल स्टोरी है विजय शाहनामा, जिसमें रुस्तम स्वराब की कहानी, वेलियर को
वैल्यू करना, बहादुरी को वैल्यू करना, इंटेग्रिटी को वैल्यू करना, दिस इज ऑल। तो इसका मतलब है कि उनकी जो महाभारत है अब वो उन पर उल्टी पड़ गई है। जी, अब वो उनकी जो महाभारत है वो दैट इज एक एपिक स्टोरी है, वो उससे अब सारा कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, उससे वो डिप्लोमेसी, और ये तो स्टेटमेंट है जयशंकर साहब की, जो उनके फिलोसॉफिकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि जो महाभारत है, मैं तो हैरान रह गया, मैंने पीएचडी की लेकिन मुझे डिप्लोमेसी की इतनी समझ नहीं आई जितनी महाभारत पढ़ के आई। तो अब जब आप एक्सट्रीम राइट पे चले जाए ना जी, तो इसी तरह आप देखें उनके जो राजनाथ हैं, उनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनके जो अजीत डोवल हैं, जो ये सारे जो 6-7 लोग मिलके जो किचन कैबिनेट है मोदी साहब की, जिस तरीके से वो इसको चला रहे हैं, जो कुछ वहां पे उस स्टेट के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो कुछ वहां पे क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, और जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, उनके साथ हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है। और फिर जिस तरीके से वो यही एक्सट्रीमिज्म आपको दुनिया में नजर आता है जी, जब टारगेट किलिंग्स कनाडा में होती हैं, यूके में होती हैं, हर जगह होती हैं। तो आई थिंक ये जो स्टेट क्राफ्ट है, ये बहुत तहम्मुल की, प्रिजर्वेंस की, इसकी जरूरत है इसके लिए जी। और फिर प्लस आप हैरान होंगे कि वो अपनी जो इस नए नैरेटिव या नई कथा जो लिख रहे हैं, उसको वैलिडेट करने के लिए वो इवन हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो छोड़िए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो कोई भी जो नई किताब लिखे वो उसमें चेंज कर सकता है, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी चेंज कर रहे हैं। वो अब ये बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि एक्चुअली जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीब थी, वो ये रावी के इस तरफ नहीं थी, बल्कि रावी के दूसरी तरफ थी, ये हरियाणा की तरफ थी एक्चुअली। इट वाज नॉट देयर एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ रावी नियर लाहौर और पोकाड़ा और इसके दरमियान में नहीं थी, बल्कि वो इस तरफ थी। सो जब आपका ये वाला थॉट प्रोसेस हो और इतनी एनिमिटी हो, और फिर आप बार बार रखें, अब आपका बस नहीं चल रहा कि आप वो जो मार का हक है उसका बदला कैसे लें, दिल आपका बहुत करता है, आपसे सब्र नहीं होता, लेकिन आपको ये भी पता है कि अब अगर मैंने किया तो आगे से। अच्छा, आबिद लतीफ साहब, कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी मैच्योर आई हैं और फैक्ट के ऊपर बात हुई है। जैसे कि मैं बात करती हूँ फॉर्मर इंडियन रॉ चीफ विक्रम सूद की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये कहा है कि हमेशा से ही भारत चाहता था कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहे, लेकिन पाकिस्तान हैज डन द जॉब एज अ स्टेबिलिटी प्रोवाइडर। देखिए, जो सऊद साहब हैं, आप भी जानती हैं कि वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और रैशनैलिटी से बात करते हैं। जब वो रॉ के चीफ थे तो ही वाज द ओनली फ्यू पीपल जिन्होंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिकॉज ये जो फ्रूटलेस वॉर है, हम बहुत अरसा तक नहीं लड़ सकते। फिर इसी तरह वो जो मनी शंकर साहब हैं, मनी आयार साहब, जो कि उनके मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी रैशनल आदमी हैं, वो भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। और भी इस तरह की इवन एकेडेमिया में भी उनकी आवाजें हैं जो लोग कहते हैं। इवन जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं उनके परवीन सुहाने, वो जो अक्सर डिफेंस एनालिस्ट हैं और टीवी पे भी आते हैं, और मतलब उनके जो यूट्यूब के ऊपर, ही इज एग्जैक्टली सेइंग द सेम थिंग कि आप इट्स अ जीरो सम गेम फाइटिंग पाकिस्तान। मैं खुद भी ये कहता हूँ जी, देखिए, आपने विकसित भारत बनाना है, आपने भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 में। आप 2030 में बन सकते हैं अगर आप अपने ताल्लुकात पाकिस्तान से ठीक कर लें, क्योंकि ये जो आप बिलियंस ऑफ डॉलर डेली लगा रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और पाकिस्तान के को प्रॉक्सीज को पैसे देते हैं, और वो दूसरी तरफ जो लोग जा रहे हैं आपसे पैसे लेके, आपका वो 10% काम करते हैं और बाकी वो खाते में लिख लेते हैं कि सर बाकी काम अगले पैसे में करेंगे। मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर ये कर लें तो आप, मेरा ख्याल है, खुद भी तरक्की करेंगे और आप ये पूरा रीजन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगेन, ये आपको समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो आपकी जो राइट विंग थॉट है, जो फैसिस्ट थॉट है, वो आपको ये कहती है कि नहीं, ये जो जिस जगह हम लोकेटेड है, जिस जगह सिचुएटेड है, यानी जो डेमोग्राफिकली जो हम ग्लोबल साउथ के अंदर हैं, ये इनका हम हिस्सा नहीं है। हम तो ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, हम तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा है, क्योंकि हम भी एक सिविलाइजेशन है, आर्य समाज है, और आर्य समाज की भी कली हिस्टोरिकली खुल गई है। आपको पता ही है बट आर्य समाज, क्योंकि ये जितने लोगों का डीएनए होता है, वो सबका सब इंडियंस का डीएनए जो है वो R1 R2 निकलता है, जबकि जो आर्यंस हैं, अगर आप उनको ट्रेस करें तो वो दैट इज अ डिफरेंट डीएनए स्ट्रेन। तो इसी तरह से ये सब कुछ जो है वो आई थिंक एक उसके ऊपर बेसिकली बात यह है कि देखिए, जो मैं कथा की और कहानी की बात कर रहा था, या नैरेटिविटी की, जिसको आजकल मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में नैरेटिविटी कहते हैं या नैरेटिविटी आर्क कहते हैं,
उसका हल यही है, आपने अगर कोई नैरेटिव बिल्ड करना है या नैरेटिव को आप चाहते हैं कि वो prevail कर जाए, the only solution, the only formula is the truth. If you base a narrative on truth and it is not a contemporary fact, इस सदियों से होता आ रहा है। ये चाणक्य, जिसको चाणक्य कहते हैं, ये उसको भी ये बात पता थी और उसने भी, अब उसकी ये एक वो साइड बताते हैं कि जी हम तो मिलिट्री डिप्लोमेसी में, मिलिट्री स्ट्रेटजी में हम जो है चाणक्य को फॉलो करते हैं, लेकिन चाणक्य ने कुछ अच्छी बातें भी की हैं, आप उसको भी फॉलो कर दीजिए। अच्छा, आपको आबिद पता लतीफ साहब, चलेगा। एक और चीज जो कि एक स्टेटमेंट जो है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा बन रहा है कि इजराइल इज आवर फादरलैंड। आपने देखा होगा कल उनकी असेंबली के अंदर भी क्या हुआ है कि आप इजराइल को फादरलैंड कह रहे हैं जो खून बहा रहा है। जी जाहिर है, ये देखिए, ये फादरलैंड मदरलैंड तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के जमाने में जब उन्होंने अपनी कौम को वो करना था मोटिवेट, और ये ऑल्सो अगेन अपनी कौम को एक एक्सट्रीम एंगल पे ले गया था हिटलर, और फिर वहां से वो मेसोलिनी, हिटलर, यू नो बेटर, कि वो फिर फैसिस्ट स्ट्रेन उनके अंदर आ गया था, इसीलिए वो पूरी दुनिया को फतह करने के लिए चले थे, पूरी दुनिया को। फिर देन अगर आप फैसिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपके जो एम है वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं ना, आप अपने एनवायरनमेंट में नहीं रहते, आपकी कोशिश होती है कि मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूं। तो ये फादरलैंड मदरलैंड ये वो वाली कहानी है जी, और कि हम बेसिकली क्या है ना, वो ये चाहते हैं कि हम एक ही सिविलाइजेशन है, हमारा सदियों से ताल्लुक है, और आप हम हैं, हम आप हैं, क्योंकि जो नो फादरलैंड और मदरलैंड ये टर्मिनोलॉजी एक ही चीज के लिए यूज होती है। सो वी आर वन, वो ये कहना चाह रहे हैं, और हमारे बहुत, और ये देखिए, मैं ये जो कहता हूँ कि जब आप एक्सट्रीम राइट पे चले जाते हैं, जब आप फैसिस्ट सोच आपकी हो जाती है, तो आप डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स मारते हैं। इसको पूरी दुनिया इस वक्त वहां पे लोग बात कर रहे हैं कि जिस वक्त आपने इजराइल ने एग्रेशन की, तो उस वक्त आप वहां जाके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब you are in connivance with Israel, और ये diplomatically even You have the same mindset, आपका mindset नजर आया। No, it is not only the same mindset. आप वो उसकी बुक देखिए, मैं उसका ऑथर का नाम भूल गया हूँ, जिसने वो लिखी है ये इंडिया और इजराइल के ऊपर, और वो उसने इसमें लिखा है कि ये इनका जो हिंदुत्व है और जो जायनिज्म है, ये इट इज हाउ क्लोज, उसने 5 जो एरियाज हैं उनको डिफाइन किया, रिलीजन प्रोपेगेट किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी बताएं कि अभी रिसेंटली अब मैं देख रही थी, देयर इज एन अपडेट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को फिर बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कल सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। लेबनान के अंदर जो है 10 मिनट में 100 से ज्यादा जो है स्ट्राइक की गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर है, जब तक जो मीटिंग जो है इस्लामाबाद नहीं होस्ट करेगा, तब तक ये खिलाफ वर्जी होती जाएगी? जी, मुझसे पूछेगी तो मैं फ्रैंकली ये कहूंगा कि जी जब तक इस्लामाबाद वाली मीटिंग नहीं होती, विच इज टुमारो, आई थिंक हमें इसके ऊपर बहुत हाइपरबोलिक टेंजेंट अभी बिल्ड नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लेक्स इशू है, और जाहिर है जब यहाँ पे होगा, फर्स्ट पार्टीज यहाँ आएंगी, तो फिर ये जो सारी चीजें हैं उनको बताई जाएंगी कि जी अगर सीज फायर हैज टू बी इफेक्टिव एंड इट हैज टू बी इफेक्टिव फॉर 14 डेज, तो देन इट हैज टू बी अडहेयर्ड इन इट्स होलसम वे, 360 डिग्री इट हैज टू बी अडहेयर्ड। तो लेकिन उससे पहले, अब क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, अभी से अगर टेम्पो एक नेगेटिव क्रिएट हो जाए, अभी से वो मोमेंटम क्रिएट हो जाए और वो पॉलिटिकल वेलोसिटी क्रिएट हो जाए जो कि इसको फिर अवर्स कर दे, तो शायद वो जो होने को जा रहा है कल, उस पे इफेक्ट हो। तो आई थिंक देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि नेतन्याहू हैज नॉट एक्सेप्टेड द सीज फायर येट। तो व्हाट डू यू थिंक? एक तरफ तो वो सीज फायर की बातें कर रहे हैं अमेरिका, दूसरी तरफ नेतन्याहू की अलग स्टेटमेंट आ रही है, तो आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन व्हिच हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। If Netanyahu has not accepted the ceasefire, then America has nothing to do with this war. Then America should get itself away from whatever is going on, whatever confusion is going on. फिर तो अमेरिका को डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, नेतन्याहू जो है वो अमेरिका जो कह रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नेतन्याहू कह रहा है, और वो उससे टिकट एग्रीमेंट अमेरिका और उसके दरमियान में ही अप्रूवल कह लीजिए, उसके बाद ही ये सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद ही, तभी तो ये टाइम लग रहा था जी, सब तभी तो ये सारा कुछ हो रहा था, क्योंकि देखिए इजराइल के साथ तो जो स्टेट्स हैं वो डायरेक्ट बात नहीं करते, हम तो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम किसी एग्रेसर से जिसको ह्यूमैनिटी का ख्याल नहीं है, जो जेनोसाइड कर रहा है, उससे पाकिस्तान ने तो बात नहीं करनी। तो पाकिस्तान तो इसीलिए अमेरिका से बात कर रहा है, बट अमेरिका कैन टॉक टू इजराइल, और अमेरिका को जो एश्योरेंसेस हैं जिसके साथ ये नेगोशिएशन शुरू हो रही है, उसमें इजराइल जो है वो दैट इज द मेन विच इज फैक्टर्ड इन, तो ये तो हो नहीं सकता जी। लेकिन अगेन वो जो आप कह लीजिए कि जो उधर भी जो एक एक्सट्रीम थॉट है
कि सिर्फ हम ही बिब्लिकल चाइल्ड हैं और सिर्फ हमें ही राइट है दुनिया में रहने का। जैसे ही अब मोदी साहब कहते हैं कि सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं इंडिया के अंदर और कोई नहीं रह सकता। वो जो वापसी की मुहिम है, अगर वो उसको ज्वाइन कर लें आप, यानी आपका जो भी मजहब है आप वापस हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो उनके लिए भी यही है कि जी जो नाइल से लेके एफरेट्स तक जो बाइबल के जेनेसिस के अंदर मेंशन हुआ है, वहां पे अब बाइबल ने कोई आपको खुदा ना खास्ता कोई स्टेट तो नहीं बना के दी। बाइबल में तो एक रेफरेंस है कि इस एरिया में ये लोग हैं। उस तरह तो बहुत सारी सिविलाइजेशन का जिक्र है, कुरान मजीद में रोमन्स का जिक्र है, कुरान मजीद में फारिस का जिक्र है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उस वक्त जिक्र था उसके बाद से आप जो नेशन स्टेट्स वहां पे नहीं बन सकती, वहां पे कुछ हो नहीं सकता। तो ये बिकॉज ये जो रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं वो तो आपको गाइडेंस देते हैं, बाइबल भी गाइडेंस देती है। तो उसका मतलब कोई ये तो नहीं है कि आप उसको वहां से उसको लेके तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कुछ इस तरह से करें। तो वो बेसिकली ये सारा चीज बहुत कंफ्यूजन है जो मतलब वो इस तरह से फैलाई जाती है और वो की जाती है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जेडी वेंस नेगोशिएटिंग टीम इज कमिंग अलॉन्ग विद अदर लीडर्स, तो क्या समझते हैं आप, ये कितना नेगोशिएशन जो है कामयाब नेगोशिएशंस बन सकता है, और फिर इस्लामाबाद जो है कैन बी अ हेडलाइंस ऑफ मीडिएटिंग टॉक? देखिए जी, इस्लामाबाद इज ऑलरेडी अ हेडलाइन। इस्लामाबाद इज ऑलरेडी नाउ अ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ जियोपॉलिटिकल इंस्पिरेशंस व्हिच इज going on all along, not only this region but beyond also, transatlantic also, जी पैसिफिक भी आप देख लें हर जगह से। So it is already a capital, but जब आपको कोई सक्सेस मिलती है, जब आपको कोई एप्रिसिएशन मिलती है, तो it comes with a responsibility. That is the reason that Islamabad is treating its steps very carefully. Islamabad has friendly relation with all the countries. जी इस रीजन की मुल्क हैं, बियॉन्ड हैं, अमेरिका के साथ हैं, और जो इस्लामाबाद को जो रिस्पेक्ट मिली है उसकी वजह भी यही है कि इस्लामाबाद इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। इस्लामाबाद ने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी अपने इंटरेस्ट के, इस्लामाबाद का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, इस्लामाबाद का इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी हो, क्योस ना फैले, जो हमारे मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज हैं वो किसी ऐसी सिचुएशन में ना जाएं कि जहाँ पे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अनार्की हो जाए और एक इस्लामिक अरब वॉर शुरू हो जाए, जो कि एग्जैक्टली आइडिया है, एग्जैक्टली ख्वाहिश है नेतन्याहू की। इसीलिए वो जाहिर है कि वो नेतन्याहू के लिए बैठना मुश्किल है, शरारतें हो रही हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, पहले भी हुआ ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और आपने बिल्कुल सिचुएशन को क्लियर किया है। बट आबिद लतीफ साहब, देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच इज इन द माइंड ऑफ एवरी पाकिस्तानी। ये जो आपको पता है प्राइस हाइक सिस्टम है, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो इकॉनमी जो है पाकिस्तानी इकॉनमी भी एक तरह से स्टेक पे आ गई थी, ये क्या ये जो डिसीजन है ये वापस लिया जाएगा या ये प्राइस कंट्रोल की जाएगी या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम कर दी जाएंगी आफ्टर द सीज फायर और जो भी आगे जो सिचुएशन बनती है? देखिए जी, मैं तो जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, कोई इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एज ए लेमैन मैं ये जरूर कहूंगा कि इमीडिएटली नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, जब ये अनाउंस हुआ कि 2 हफ्ते का के लिए सीज फायर हो रहा है, तो उसके बाद से भी जो डिमांड है वो कम नहीं हुई, क्योंकि अब ये टेंडेंसी है सारे मुल्कों की कि अब स्टॉक पाइल कर दें, क्योंकि इस 2 हफ्ते के अंदर अब सब चाहते हैं कि हम स्टॉक पाइल कर दें, क्योंकि ये ना हो 2 हफ्ते के बाद खुदा ना खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हो जाए, तो देन वी शुड हैव अ कुशन। तो इसलिए अब प्राइस इमीडिएटली कम होना तो और 2 चीजों पर डिपेंड करती है, ये स्टॉक पाइलिंग पे और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मज पे। और स्टेट ऑफ हॉर्मज जो है जब पूरी तरह खुलेगी, जब पूरी तरीके से वहां पे वो जो उसका जो मैरीटाइम ग्रैंड्योर है ऑफ फ्लो एंड ट्रांसपोर्टेशन, जब वो इफेक्टिव हो जाएगा तो तब आहिस्ता आहिस्ता करके उसके भी 1 महीने 1.5 महीने के बाद ये इस तरह से स्टेबिलिटी आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर जो है एक ये भी कहा जा रहा है कि देयर वुड बी अ टैरिफ सिस्टम और वो ईरान और ओमान की कोरियल कोलैबोरेशन से होगा, शिप्स को पास करने के लिए एक टैरिफ पे करना पड़ेगा। इज इट लाइक दैट? जी देखिए, ये तो एक दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोज बिकॉज ईरान एंड ओमान आर द टू गेट कीपर्स। वन इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मज इफ वी आर वाचिंग, हम पाकिस्तान से खड़े होकर सामने देख रहे हैं, एंड द अदर इज ऑन द लेफ्ट साइड। सो वो गेट कीपर्स की बात हो रही है। दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोज। ये होता है, नहीं होता, कैसे होता है? मैंने कहा ना जी, अभी लेट्स नॉट ड्रॉ दोस टेंजेंट्स, लेट द टॉक्स बिगिन ऑन फ्राइडे एंड थिंग्स रोल आउट एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड pray that everything goes well, और इसके लिए दुआ की जा सकती है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये देखिए ये एक जो
रेजोनेंस है ना जो न्यूज पैदा करती है, और जो न्यूज पैदा कर रही है, जिसमें चीजें डाल दी जाती हैं और फिर बहुत सारे तज्जिया निगार और बहुत सारे लोग आके फिर उस पर बात करते हैं, तो लोग जो है वो फिर एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है ओपिनियन में, एंड इट रियली अफेक्ट्स दोज पीपल हु आर सिटिंग ऑन द टेबल, बिकॉज वो यही चीजें सारी रिसीव कर रहे होते हैं वहां पे, उनको भी ये सारी चीजें जा रही होती है। तो लेट्स आई थिंक उनको एक क्लियर माइंड के साथ कल इंशाल्लाह बात करने दें, उसके बाद थिंग्स विल बी क्लियर और बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल आबिद लतीफ़ साहब आप सही फरमा रहे थे, एंड यू हैव गिवन यू नो ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स गोना हैपन, और जो कि सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है इकनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी। तो थैंक यू सो मच आबिद लतीफ़। संधू साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिफेंस एनालिस्ट वाज विद अस। और जिस तरह कि आपको पता है जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और एक तरह से चेस बोर्ड जो है वो शिफ्ट हुआ है, और नज़रें जो थी वो इस खित्ते में जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हुई हुई हैं, बिकॉज इस्लामाबाद जो है एक हाईली यू नो कहते हैं ना कि प्रोग्रेसिव टॉक्स को मीडिएट कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि टॉक्स जो है बहुत इफेक्टिव होंगी, और अगर ये टॉक्स जो है कामयाब हो जाती हैं तो पाकिस्तान तो वैसे ही हेडलाइंस के अंदर है, तो मज़ीद जो है पाकिस्तान में यू नो पीपल कुड हैव मेड पाकिस्तान ऑन कहते हैं ना कि हर शख्स की ज़बान में पाकिस्तान का नाम जो है वो होगा। और अभी भी आपने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से यू नो ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस आ रही हैं जो कि पाकिस्तान को पहली बार जानने की कोशिश कर रहे थे और कहते थे कि इज़ इट पाकिस्तान, ओ माय गॉड। दो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ली जा रही है, पाकिस्तान के हेरिटेज के ऊपर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, पाकिस्तान के यू नो डेमोग्राफिक्स के ऊपर, मिलिटरली और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जिस तरह पाकिस्तान ने क्रिएट किए हैं वो भी आप लोगों के सामने है। व्यूज़ हम बात करेंगे, इस वक्त फयाज हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यू नो सीनियर रहनुमा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है सर? मैं ठीक हूँ। ठीक है सर, सिचुएशन आपको पता है कि इस्लामाबाद में टॉक्स मीडिएट होने जा रही हैं, आप किस सिनेरियो में इन टॉक्स को देख रहे हैं? और फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब को आपने हीरो ऑफ द हीरो कहा है। हीरो ऑफ द हीरोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की 79 साल जिंदगी में जो इज्जत, वकार, एहतराम, डिग्निटी और मर्तबत पाकिस्तान को अब मिली है, मैंने अपनी सारी लाइफ में और जो हिस्ट्री पढ़ी पाकिस्तान की, मुझे उससे पहले कभी नजर नहीं आई। और ये अल्लाह पाक का फजल करम है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार, और खसूसन आपके हीरो ऑफ द हीरोज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मैं कहता हूं कि इनकी डायनामिक पर्सनालिटी की वजह से, इनकी मुतहर्रिक शख्सियत की वजह से आज पाकिस्तान इस मकाम पे खड़ा है कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क पाकिस्तान 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 कर रहा है। और ये कोई महज बैठे बैठे नहीं है, ये सोशल मीडिया की ट्रिक्स के जरिए से जनाब मिली हुई पॉपुलैरिटी नहीं है। ये कोई सोशल मीडिया टीम के जरिए से एक ख्याली और एक प्लास्टिक नवा जनाब एक थकी हुई जनाब पॉपुलैरिटी नहीं है। ये रियलिटी के ऊपर, मेहनत पे और नेक नीति के ऊपर कायम जनाब एक आपका रिजल्ट है कि जो आज पूरी कौम देख रही है। और आपको शायद इल्म हो चुका है और पूरी कौम को भी, और आपके चैनल के जरिए से मैं पूरी कौम को बताना चाहूंगा, पिछले 5 दिन खसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीबन पूरी रात जाग के जनाब आपके अमेरिकी नायब वाइस प्रेसिडेंट स्टीव विटकॉफ और जनाब अब्बास अराक्ची जो आपके ईरान के वजीर खारजा, इनके साथ शटल डिप्लोमेसी करते हुए पूरी रात जागते रहे हैं। और अब ये जो 10 निकात का फार्मूला तय हो रहा है, इसमें बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का वाइटल रोल, वाइटल किरदार था। और अब आपने देख लिया, आपके वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ओपनली ब्लंटली एक्सेप्ट किया है कि जनाब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तान की लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी। और वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के कहने पे मैंने ये आपकी जनाब ये 2 हफ्तों की जनाब सीज फायर किया है, जो एंड पे आके इंशाल्लाह मुस्तकिल माहिदे के तौर पे इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम पे वो मटेरियलाइज होगा। तो ये मेरे और आप हम सबके फख्र की बात है। आज हमारा सीना जैसे कहते हैं ना, फख्र से जना चौड़ा हुआ है, और जो इंडिया है उसको गशी के दौरे पड़े हुए हैं और मौत के दौरे पड़े हुए हैं। और एक बदकिस्मती से एक पाकिस्तान के अंदर एक कम्युनिटी है
कि जिसको जरा मौत पड़ी हुई है और उनको ये पाकिस्तान की इज्जत जरा वो हजम नहीं हो रही। बाकी सारी दुनिया मौज में इस वक्त जनाब, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान, वो देखो पाकिस्तान, सुभान अल्लाह पाकिस्तान, माशाल्लाह पाकिस्तान। दुनिया का हर मुल्क जनाब इसी खाते पे लगा हुआ सिवाय एक मुल्क और एक कम्युनिटी। अच्छा फैजल जहां साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा आपने इशारा किया हमारी ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, भारतीयों की तरफ, जहां आपने देखा है कि डिफरेंट मिमिक्रीज हो रही हैं, सर्कस का माहौल है, उनके स्टूडियोज के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, जोकर्स लग रहे हैं जिस तरह के वो लोट पोट हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं सॉरी कुछ अल्फाज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह उन्होंने डिग्रेड करना शुरू किया ना, तो ये सॉरी जो ना मैं पहले ही करने लगा हूँ। और ये बेसिकली कंजरों का मुल्क है। इंडिया जो है वो है ही कंजरों का मुल्क। इनकी तो प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी है ही कंजरपुना। अब देखा ना, बॉलीवुड है, बॉलीवुड के सर पे ये ना इस वक्त आपकी जितनी इंडिया की मशहूरी है, या है गुर्बत, या है कुत्तों के साथ शादी करना औरतों की, बुतों के साथ कर देना, दस्तों के साथ कर देना, सांपों के साथ कर देना, हाथियों के साथ कर देना, बांदरों के साथ कर देना, या इसके हवाले से मशहूरी है। ठीक है, या आपकी ये है कि इनके पास बाथरूम और लेटरीन कोई नहीं है। 70% आबादी के बाद सुबह सुबह जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जाके फुटपाथों पे और क्या कहते हैं रेल की पटरियों पे और खेतों पे जाके, और वो उल्टा कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। वो अकल के अंदर जाके तुम खेतों पे और रेल की पटरियों पे करते हो और इल्जाम देते हो कि पाकिस्तान पे की। या इनकी ये मशहूरी है। इन्होंने तो, इनकी हालत ये है कि पिछले 40 दिन पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने नबी पाक के सबके इज्जत दी, इनको हजम नहीं हुई। इनका वजीर खारजा अजय शंकर, जिसको शर्म आनी चाहिए थी ये लफ्ज यूज करते हुए, उसने पाकिस्तान को एक गाली नमा, नाच ना जाने आंगन तेरा, तुम्हें अगर दुनिया का कोई मुल्क नहीं पूछ रहा, तुम्हारे मोदी, अहमद शाह और जनाब राजनाथ और तुम्हारे इस जरा चूसनी हुई जिसे कहते हैं गडेरी की तरह का मुंह है जनाब इस अजय शंकर का, इसकी वजह से अगर तुम जलीलो खार हो गए तुम्हारी गलत पॉलिसियों की वजह से, और तुम्हारी 150 करोड़ आवाम तुम्हें छितर और लितर मार रही है, तो तुम उसका गुस्सा पाकिस्तान पर निकालने लगे हो कि पाकिस्तान को इज्जत और वकार मिल रहा है, तो जनाब इतनी गंदी गाली नहीं अपने मुंह से निकाल सकता जना। तो ये कंजरों का मुल्क है, इनसे आप हर चीज की तवक्को करेंगे। अब देखे ना, सारे एंकर हरामखोर इंडियन रॉक के और जीत देओल के कहने पे अब अजीबोगरीब हद तक पागल हो गए हैं। वो बांदर पागल हो जाता है ना, कभी उल्टा लटकता है, कभी सीधा लटकता है, कभी दरख्त के ऊपर, कभी खंबे के ऊपर। ये कंजर सारे वो हुए हैं इंडियंस, तो इनका कोई कसूर नहीं है। ये डिजर्व करते हैं क्योंकि ये आइसोलेट हो गए हैं। पाकिस्तान ने दुनिया की सियासत में इनको ऐसा कोने खुदरे में रखा है, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मनीर के साथ, कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अच्छा फैजल चौहान साहब, ये तो आप भारत की बात कर रहे हैं ना, वहाँ जो हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और आपको पता ही है क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे आपने देखा ही है, उसके ऊपर क्या आप कहेंगे? सर मैं फिर वही कहूंगा, मैं अल्फाज के चुनाव के हवाले से हद होती है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो कहते हैं ना, अंत खुदादा वैर। ये दुनिया के गलीज तरीन कम्युनिटीज और ग्रोहों में से एक ग्रोह है जो गलाजत के ढेर से पैदा हुआ है पाकिस्तान में, नकदा कोका की तहरीक। इन्होंने साबित किया है 4 साल में। अच्छा, ये क्यों है गलाजत का ढेर? पीछे इनके भी अजीत देओल नेटवर्क है, पीछे इनके भी इंडियन रॉ है, पीछे इनके भी इजरायली मोसाद है, पीछे इनके भी पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, जिन्होंने इनको व्यूअरशिप के जरिए से डॉलर्स की कमाई का इतना लालची और हरीस बना दिया है कि ये बेगैरत भूल गए हैं कि यार तुम पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, इंसान हो। लेकिन ये झूठा प्रोपेगेंडा कर करके और पाकिस्तान की रियासत को, इनकी दिल की ख्वाहिश है और इनके लीडर कैदी नंबर 420 की भी दिल की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह नाकाम हो, पाकिस्तान नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह टूटे, पाकिस्तान नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह दुनिया की एक नाकाम तरीन रियासत बन जाए, फिर ताकि उसके ऊपर ये नाचे कूदे भाड़ा डालें। लेकिन अल्लाह पाक इनको जलीलो खार कर रहा है। पर जिस फील्ड मार्शल को ये नाकाम और नामुराद करने चले थे, अल्लाह पाक ने पिछले 2 सालों में हर आने वाला दिन उस फील्ड मार्शल को इज्जत, वकार और एहतराम और मर्तबत के मिराज ऊला पे फाइज कर रहा है। क्यों? कि उसकी नीयत नेक है, वो दिल से पाकिस्तान की हिफाजत करने आया है, वो दिल से पाकिस्तान को इज्जत देने आया है, वो दिल से पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाने आया है,
तब अल्लाह पाक उसको इज्जत दे रहा है। बिल्कुल। अब ये इज्जत इनसे हजम नहीं हो रही। अब छोटी छोटी बातों के ऊपर ये इंडियन जनाब मीडिया के साथ मिलके ये एग्जैक्ट वही बयानिया जो इंडियन मीडिया और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉक है, वो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के इस नकदक कोका के लीडरों का और यूट्यूबरों का है। बहरहाल पूरी कौम के सामने नंगे हो गए। आज पूरी कौम इनके ऊपर थू थू कर रही है। इंडिया से जंग हो ये इंडियन बन जाते हैं, आपके अफगानिस्तान से जंग हो पाकिस्तान की बिल्कुल गलत है। इंतशार फैलाना नहीं चाहिए और बिल्कुल गलत किस्म का इंतशार फैलाना जो है वो हमारा काम ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ल हसन चौहान, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से जो हमने आज बात की है भारतीय मीडिया की प्रोपेगेशन के हवाले से, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया हुआ है, और साथ ही साथ हमने ऐसी भी चीज़ों पर बात की है जो कि आगे डिस्कस होंगी ऑन द मीडिएटिंग टेबल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम सेहत के हवाले से बात करेंगे। सेहत से जुड़ी उस चीज़ के हवाले से बात करेंगे जो कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखता है, जो ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि सेहत, एतमाद और जदीद मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। और अगर आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी इट्स अ वाइड फील्ड, इसके साथ साथ कॉस्मेटिक सर्जरी आज जो हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके चेहरे के खदोखाल बदलें, बल्कि ऐसे तमाम एबनॉर्मलिटीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं जो कि पैदाइशी होती हैं, या ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ जो कि आपको किसी ना किसी एपिसोड के बाद हो जाती हैं, बर्निंग इश्यूज़ के बाद हो जाती हैं और एक्सीडेंटल इश्यूज़ के बाद हो जाती हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो कहते हैं ना कि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर जो है उनकी महारत है, बल्कि स्किन रिजुविनेशन के हवाले से, लाइपोसक्शन के हवाले से, बॉडी रीशेपिंग के हवाले से, राइनोप्लास्टी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में काम हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में इस फील्ड के माहिरीन ने ना सिर्फ जो है मकामी सतह पर खिदमात सर अंजाम दी हैं, बल्कि आलमी इदारों के साथ तावन, ट्रेनिंग और रिसर्च में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में अपना बहुत नाम बनाया है, नाम कमाया है, और पूरी दुनिया में इस वक्त प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमान ख़ास की तरफ जाऊँगी जिन्होंने हमें, जो बांग्लादेश से स्पेशली पाकिस्तान आए हैं और इसी रिसर्च, इसी ट्रेनिंग और विजिट कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। डॉक्टर सैयद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड एस्थेटिक सर्जरी के हवाले से मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ साथ आपको पता है कि मैंने उनके साथ पहले भी शोज़ किए हैं, हमारे पॉडकास्ट में भी हमारे साथ वो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें दे चुके हैं। डॉक्टर अफजाल बाजवा साहब जो कि सीनियर प्लास्टिक सर्जन हैं, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत एक इम्पॉर्टेंट फील्ड, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऐसी चीज़ जो कि अब बहुत ज़रूरत है इस चीज़ के हवाले से, और बात करने की भी बहुत ज़रूरत है। बात होती है मगर इतनी डेप्थ में नहीं होती। बिल्कुल। मैं पहले डॉक्टर अफजाल बाजवा की तरफ रुख करूँगी। डॉक्टर साहब, हमने कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन इसकी बहुत सी फील्ड्स आ चुकी हुई हैं, इसकी बहुत सी शाखें हैं। अब वो चीज़ नहीं होती। अब बेसिकली प्लास्टिक सर्जन इज अ क्रिएटर, इज अ मॉडर्न क्रिएटर, और ये एक आर्टिस्ट होता है। वेरी ट्रू। तो विल यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, इसमें आई विल एग्री 100%। और इसमें मज़े की बात यह है कि सर से वर्टेक्स से ग्रेट टो तक, मतलब सर से पाँव तक प्लास्टिक सर्जरी हर जगह पे इन्वॉल्व होती है। उसमें रिकन्स्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है, उसमें खूबसूरती का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, एंड वी आर डीलिंग विद लॉट मोर थिंग्स। और इसमें आज इन दिनों में इसकी बात करना बहुत इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता है कल से हमारी पाकिस्तान एसोसिएशन प्लास्टिक सर्जरी की एनुअल मीटिंग शुरू हो रही है, अगले 3 दिन के लिए रहेगी। और इसी में प्रोफेसर सईद अहमद सिद्दीकी, जब पाकिस्तान हमने इनको इनवाइट किया कि आप आएँ और एज ए की नोट लेक्चर हमें हमारे साथ डिस्कस करें, और जो चीज़ें इनोवेशंस ये बांग्लादेश में कर रहे हैं वो आएँ, और ताकि हम इनको कोलेबोरेट करें, और जो नॉलेज शेयरिंग है या टेक्नोलॉजी शेयरिंग है उस हवाले से हम देखें और उसको फिर अगले फोरम पे लेके भी चलें। और मैं चूँकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ आईसेप्स में एज ए नेशनल सेक्रेटरी, इसी तरह प्रोफेसर सईद अहमद सिद्दीकी अपने कंट्री के बांग्लादेश के नेशनल सेक्रेटरी हैं इन द आईसेप्स, और नाउ ही इज़ काइंड इनफ टू विजिट पाकिस्तान। और अब हम यहाँ पे जो हमारी एनुअल मीटिंग है उसमें प्रेजेंट भी करेंगे इस्लामाबाद में, और फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का भी है, ही took a round with us yesterday in the departments of plastic surgery, burn management, and of course
he will be, you know, expressing his own views, what he felt, how we are working and how they are working, and how we can compare and collaborate afterwards. बिल्कुल ऐसा ही है. Dr. Saeed Ahmed Siddiqui साहब, welcome to Pakistan first. Thank you very much. How are you feeling here? I'm feeling very honored and very well fed and very well taken care of. Really? And how Yes. about Lahore? Did you visit Lahore? Lahore is a very beautiful city. I've been here many years back, but this time it was different because of my host, Dr. Afzal Bajwa. He has taken me around, and he'll take me to some other places today. So I'm really excited and happy. So what did you see? You know, you have visited Pakistan as well. You come from Bangladesh. What is the compare and contrast between Pakistan and Bangladesh in the term of plastic surgery? Well, I have personally, and probably my society was not in very close contact with Pakistan, what was happening in the plastic surgery field here in this country. But we are very busy, as Dr. Afzal was saying. We are treating lots of patients from head to toe, especially with burns. And I don't think the picture will be very different in our two countries. But even then, I've spent the whole day with Dr. Afzal Bajwa in his Jinnah hospital. I have seen the burn unit. I was impressed by the cleanliness and the way he manages the patients, and it's very similar to what we do in I will Dhaka. second you in that because he has Yes. treated my brother recently. Yes, he is a great surgeon, and I really look forward to inviting him in my conference in Dhaka next time. Inshallah soon. Okay, just tell me about reconstructive, surgery. Tell me about the burn victims and how about congenital defects in different patients in Bangladesh. How are you proceeding with different surgeries? What technology, what new treatment you guys have implemented these days? Well, talking about reconstructive surgery, that's the basis of plastic surgery. I think all plastic surgeons have to master before he can really become a good plastic surgeon. So burns has been a great issue, big issue in Bangladesh, because there's around 400,000 burn cases each year in a small country, I should say. But in terms of population, Bangladesh is a very big population. But the good news is the population is increasing, but the burn incidence has slightly decreased over the years because of awareness, because of prevention measures that we are taking from the government side. So these are things that we can talk with the Pakistani counterparts and take some cooperative measures, collaborative measures. We have probably the biggest burn center in Asia in Dhaka, and we were so happy to see Professor Fareed Ahmad Khan, one of the prominent Pakistani plastic surgeons, visiting us a few months back, and we were very happy to see him there. And it was him who informed me about the conference coming up in Islamabad, and after I got invited, I was very eager to come and attend this entire meeting, which is gonna take place in a couple of days? Yeah, tomorrow. Tomorrow, okay. Dr. Afzal Bajwa, जिसने उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा बर्न्स पेशेंट आते हैं. पाकिस्तान में बर्न्स की तादाद भी कोई कम नहीं है, मगर हमारे पास बर्न सेंटर्स नहीं हैं. हमारे पास आई थिंक लाहौर के अंदर 1 या 2 बर्न सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं. क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये बर्न सेंटर्स कितने होने चाहिए और पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से इस पे काम होना चाहिए? बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम बर्न की बात करें तो बर्न सेंटर एक बहुत बड़ा वर्ड है. बर्न यूनिट, बर्न फैसिलिटी एंड बर्न वार्ड, these are different terminologies. अब उसमें होता ही है कि बर्न चूँकि आता, इसका अगर एब एंड फ्लो समझा जाए तो विंटर में बर्न आपने देखा बहुत बढ़ जाता है जब वो गैस हीटर्स एंड वट नॉट, एंड समर्स में थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है. बट वट एवर द सिचुएशन, बर्न किसी न किसी फॉर्म में चलता रहता है और पेशेंट्स हमारे पास लगातार आते रहते हैं. अब उसमें अगर हम अपने कोर लेवल पे बात करें तो बर्न सेंटर ऑफ कोर्स दे आर वेरी नेसेसरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ बर्न सेंटर हैं भी, जैसे बर्न सेंटर जना इज़ वर्किंग वेरी नाइसली, इसी तरह म्यो बर्न सेंटर है, इसी तरह हमारे पास मुल्तान में बर्न सेंटर है. बट अगर हम जनरल बात करें तो ग्रॉस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ी बर्न फैसिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है.
अब वहाँ पे चूँकि जनरल सर्जन्स हमारे जो कलीग्स होते हैं वो मैनेज करते हैं और फिर रेफरल करते हैं, तो कई दफ़े होता है कि फार फ्लॉन्ग एरिया से कहीं अगर रेफ़र करना हो तो रेफरल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें अगर हम बर्न की कुछ फैसिलिटीज़ पेरीफ्री पे, जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और गुजरांवाला में बर्न की एक फैसिलिटी स्टार्ट की, तो इस तरह अगर हम पेरीफ्री पे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इवन कम से कम डिवीजन लेवल पे कुछ बर्न का हम सेटलमेंट कर लें या उसकी कोई थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए कुछ जगह बना लें, तो इट्स एक्चुअली अ गुड डील। उससे पेशेंट की सर्वाइवल बढ़ती है। दिस इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंड इज़ जो बर्न फैसिलिटीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, बर्न सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जैसे मैन पावर बहुत थोड़ी है, उसमें प्लास्टिक सर्जन ज़ाहिर हैं ही थोड़े, तो उसमें जो कि आगे हमारे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको ट्रेन करते हैं, अल्टीमेटली दे बिकम, तो उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, फिर इसी तरह सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, उसके साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो भी चूँकि बर्न के थोड़ा स्पेशल होते हैं, क्योंकि इनकी बर्न इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल वुंड। आप देखिए कहीं कट लग जाता है, उसकी मैनेजमेंट और होती है, तो इट्स अ वेरी बिग वुंड, तो उसकी मैनेजमेंट के हवाले से फिर उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। एक बर्न की जो ड्रेसिंग है, पट्टी है, आप देखें बंदा एक फ़र्ज़ करें 30-40% चला गया है, उसका बर्न हो गया है, तो उसकी 2-3 ड्रेसिंग्स में इतने सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ज़ाहिर है उसको फंड करती है, तो उन जो फंड्स हैं उनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जल्दी से कंज्यूम हो जाती हैं, उनको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। और फिर ये होता है कि जब ये चीज़ें हों, इवन एक एस्पेक्ट बहुत डिफरेंट है जो बर्न का मोस्टली निगलेक्ट होता है, जिसको मैं ख़ास तौर पे अपने बर्न सेंटर में एम्पावर करता हूँ, वो है न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट। बर्न न्यूट्रिशन के बगैर तो हील हो ही नहीं सकता, इट्स अ वेरी बिग वुंड। तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज कैलकुलेट करें। हम इसी पे बात करेंगे कि न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी होनी चाहिए बर्न पेशेंट की। तो हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करें प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, जहां जो है बांग्लादेश से स्पेशली जो है आज मेहमान ख़ास जो है डॉक्टर सईद अहमद सिद्दीकी साहब जो हैं हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। मैं चाहती हूं कि मैं उनकी तरफ से पूछूं कि अगर आपको इफ़ देयर इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, would you think in which category you would collaborate? In body reshaping, in aesthetic or cosmetic surgeries, or in rhinoplasty? I think Pakistan and Bangladesh can gain much by this collaboration, even in burns, because there are a lot of things that we can learn from each other in how we manage our cases. And in aesthetics, I think it's a newer subject which all plastic surgeons are having to face every day. And in Bangladesh, the curriculum in MS and FCPS plastic surgery didn't have much of aesthetic surgery, but when they pass out and they become plastic surgeons, a lot of patients are coming for rhinoplasties and facelifts and hair transplants. So what we are focusing now is train our junior plastic surgeons and the residents in aesthetic surgery, so they are equipped to deal with these patients after they pass. And I think in Pakistan, what I saw yesterday in Jinnah Hospital, the residents are having enough exposure in aesthetic surgery. So I think that is very important, that we have to allow our juniors to see aesthetic surgery, learn aesthetic surgery, because they have to deal with it after they pass. And here Pakistan and Bangladesh can collaborate, and we have already spoken on this point that I'm ready to send my junior plastic surgeons to Lahore or any other prominent hospitals here to learn specific plastic surgical procedures, and I can arrange similar things in Dhaka, because one thing is ISAPS is a big international society for aesthetic surgery, and both of us are like national secretaries for our own countries, and I have actually done accreditation of my center through ISAPS. So I'm having international surgeons coming to Bangladesh for training in aesthetic surgery. So what specialty Bangladesh holds in procedures? Well, specialty, I'm talking about aesthetic surgery, because aesthetic surgery centers where surgeons can go and train are very limited worldwide. So ISAPS has taken up a program where senior plastic surgeons can become a host
Okay. and invite junior plastic surgeons to come and train with them. So that's a 3 months program, and I have already talked to Dr. Fareed and Dr. Afzal that maybe they You could do a can collaboration yes, together they can and could apply learn and in become both ways. Yes, Okay. yes, we can exchange. डॉक्टर अफजाल बाजवा, पाकिस्तान में तो स्टैटिक सर्जरी आम है जी। और हो रही है, और बहुत कहते हैं ना कि अच्छे लेवल पे हो रही है Very कि true. हमें बाहर नहीं जाना पड़ता Very इन true. सर्जरीज के लिए। बिल्कुल ऐसी है। तो पाकिस्तान की महारत बर्न्स में भी है, पाकिस्तान की महारत जो है, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में जो है बर्न्स पेशेंट्स हैं, आपके डिपार्टमेंट में स्टैटिक पेशेंट्स हैं, राइनोप्लास्टी हो रही है, इसके साथ साथ बॉडी रीशेपिंग हो रही Very है। true. तो आप कहाँ से चाहते हैं कि बांग्लादेश की कौन सी कोलैबोरेशन जो है पाकिस्तान के काम आ That's सके? true. Actually, जब एस्थेटिक सर्जरी की बात करते हैं तो एस्थेटिक सर्जरी का एक नया एस्पेक्ट अभी चल रहा है, जिसमें मैंने पाकिस्तान में एक नया चैप्टर खोला था, एंड दैट वाज विद द रीजनरेटिव एस्पेक्ट। अब उसमें जो बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स हैं, जैसे PDGF है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, वो लेके उससे हम हीलिंग और एंटी एजिंग एंड वट नॉट वी प्रमोटेड। सेम इज विद द सेल्स। I'm taking cells from the fat with my own homogenizer and cell devices जिनको मैं mechanically stem cells को separate करता हूँ, and then I'm using them. Okay. अब ये चीज़ें वो हैं जो कि हम कोलेबोरेट कर सकते हैं विद बांग्लादेश, और ये एक नया फील्ड भी है। आपको पता है इसी फील्ड में जो स्टेम सेल्स की और रीजनरेटिव का एस्पेक्ट है, इसको पूरी दुनिया पे पहले भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दे आर आवर ब्रदर कंट्री, और मैं समझता हूँ कि हमें इसमें भी जॉइन हैंड करना चाहिए ताकि एक नई चीज़ हो। और एस्थेटिक्स एक्चुअली रीजनरेशन के बगैर मुकम्मल नहीं है। प्रोफेसर सिद्दीकी विल सेकंड इट कि इसके बगैर इट्स नॉट कंप्लीट। सो आई थिंक इट्स अ न्यूअर एरिया। और जो पिछले वाला जिस तरह प्रोफेसर ने कहा है कि अगर हम अपने एक्सचेंज प्रोग्राम में कहीं रेजिडेंट्स को डालें जो हमारे न्यू ट्रेनीज हैं जो अभी प्लास्टिक सर्जरी सीख रहे हैं, तो हम उनको एक दूसरे सेंटर का एक्सपोजर दे सकते हैं कि वो देखें वहाँ किस तरह से हो रहा है, क्योंकि टेक्निक्स कुछ हैं जो किताबों में है, वो बिल्कुल उसी तरह चल रही होती है, और ऑन ग्राउंड जब हम कर रहे होते हैं तो वो प्रोफेसर में बी डूइंग इन अ डिफरेंट वे, आई में बी इन डिफरेंट वे, एंड अदर पर्सन इज डूइंग इन अ डिफरेंट वे, एंड द पर्पस इज द एंड रिजल्ट। एज वी गो विद द एंड रिजल्ट, तो मेरा ख्याल में उसमें हम अगर एक्सपोजर दें अपने रेजिडेंट को, स्टूडेंट्स को, और उनको अगले लेवल पे लेके आए तो बहुत बेहतरी होगी उससे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं बल्कि आपसे पहले पूछूंगी फिर मैं सर की तरफ भी जाऊंगी कि बॉडी रीशेपिंग का हमने सुना है कि बॉडी रीशेप होती है, तो बॉडी रीशेप किस किस की होती है, कहाँ से होती है, क्यों की जाती है? बिल्कुल ठीक। उसमें एक्चुअली बॉडी रीशेपिंग में जो जनरल हम वाइड बात करते हैं तो ओबेसिटी की बात करते हैं कि बॉडी को डिफरेंट एरियाज में जहाँ फैट कंटेंट्स कम है, सिर्फ ये नहीं मतलब कि हमने वहाँ से फैट निकालती हैं, कुछ जगहों से फैट निकाल के कुछ जगहों पे हम फैट ट्रांसफ़र भी करते हैं। जैसे ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट में अगर साइज छोटा है तो हम फैट डालते हैं किसी जगह से, लाइक टमी से, साइड से, लव एरिया, लव हैंडल से हमने फैट निकाली एंड वी इंजेक्टेड। सिमिलरली वी कैन रीशेप द फेस। ये मैलर रीजन में अगर यहाँ फैट कम है, जॉ लाइन पूरी डिफाइंड नहीं है, तो हम उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंथेटिक फॉर्म में आती हैं सिलिकॉन में, और उन चीज़ों को भी लोग यूज़ करते रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जहाँ से फैट ज़्यादा है वहाँ से हम फैट को निकाल देते हैं, जहाँ फैट कम है वहाँ फैट ऐड कर देते हैं। दिस इज़ रीशेपिंग। इवन जो राइनोप्लास्टी है उसमें देखिए नोज़ में कुछ चेंजेस हैं, डेविएशन है, कोई टेढ़ा मेढ़ापन है, या ऊपर से कोई हम्प है, तो वो ये रीशेपिंग इट। फेशियल रीशेपिंग है, ब्रेस्ट रीशेपिंग है, बॉडी की जनरल कंटूरिंग रीशेपिंग है, उसमें एब्डोमिनोप्लास्टीज, लाइपोसक्शन, सो दीज आर ऑल प्रोसीजर आर कॉल्ड body reshapings. Okay, I would come to you. Just tell me about that. Pakistan and Bangladesh are doing both cosmetic surgeries and procedures, aesthetic surgeries. You've been heading the entire thing. So what is the difference? What difference did you see? What's not happening in Bangladesh and what's happening in Pakistan? I think the good thing I saw is a lot of things are happening in Pakistan, and I'm happy to say that we have been doing a lot of things in Bangladesh too. So I wouldn't really see too much of difference between our activities in the two countries. But as Dr. Afzal was saying, that we do things slightly differently. I think it's there in every specialty. I do rhinoplasties for the same patient. I would have done it slightly differently from how he does it. So the younger generation deserves to see how we work
in both the countries, but the end result should be a beautiful outcome. That is what we should ensure. So Okay. that is where collaboration comes in. And of course there are things which impressed me, like the regenerative studies and the treatment that is being given here. I think that is one thing that we can focus to learn more. Okay. And in Bangladesh we are focusing on gender surgery, which is sometimes neglected, as I see, and I'm very passionate to provide these type of surgeries for those patients, those people who really deserves it. Okay, tell me about that. Like in Pakistan, the women are very much particular about their body shaping. Their, double chin should not be there. There should be like shaping of the nose, and they don't want any wrinkles to be around. True. How about Bengali women? It's They're the same. very beautiful women, and they have amazing, beautiful features, very saltish features, and they get attracted. Yes. So, what you think that they ask you for the surgeries? I think human nature is the same wherever you go. I have been to many parts of the world, and people ask for just beauty, 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 and that's what we want. We want to make people look good and become more confident, but then again we have limitations and we have to have real expectations. But it goes without saying that people in Bangladesh, it's a conservative society, more or less. We are religious, mostly religious people, but in spite of that, people do come to us in good numbers, and it's increasing. As I have seen, I had only one center 20 years back in Dhaka, and now there's more than 10 centers which are aesthetic centers and run by plastic surgeons, and every center is running. So the market has come up, and I think it is the same in Pakistan. इसका मतलब ये है कि व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आई नीड टू ट्रांसलेट दैट कि खूबसूरती जो होती है वो पूरी दुनिया में एक जैसी होती है। हर खातून अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहती हैं, समझना चाहती हैं और चाहती हैं कि ऐसे प्रोसीजर से वो गुजरें। मगर व्यूअर्स, अभी हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप लोग हमारे साथ रहें।